वो कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप थी 2011 में, उसमें मैंने गोल्ड विन किया था। फिर उसके बाद 2014 के एंड में, 2014 के एंड में मेलबर्न में एक कंपटीशन हुआ था ओशियन एंड ओशियानिया के नाम से, एशियन एंड ओशियानिया के नाम से, जैसे पूरा एशियन कॉन्टिनेंट था और ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। उसमें मास्टर 1 कैटेगरी के अंदर मैंने ना सिर्फ कंपटीशन जीता ऑस्ट्रेलियन चैम्पियन को हरा के, बल्कि मैंने बेस्ट मास्टर 1 लिफ्टर फ्रॉम एशिया का भी टाइटल लिया उसके अंदर, और 2 साल तक मेरा रिकॉर्ड उसमें रहा स्क्वाड का। फिर 2017 में मैंने एशियन बेंच प्रेस कॉमनवेल्थ बेंच प्रेस चैम्पियनशिप विन की साउथ अफ्रीका में। और उसके बाद लास्ट मैंने जो कंपटीशन लड़ा है उसमें मैंने 190 बेंच किया था। और उसके बाद 2019 में मैंने एशियन क्लासिक्स चैम्पियनशिप कज़ाकिस्तान में विन की थी मैंने। तो उसमें मेरी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन इतनी थी कि मैं गोल्ड विन कर जाता। और परफॉर्मेंस ना अच्छी होने की वजह ये थी कि उधर कोई एक लीगल प्रॉब्लम हो गया था। उस चक्कर में मेरा आखिरी दिन 2-4 दिन की जो ट्रेनिंग थी और डाइट थी बिल्कुल मैसअप हो गई थी। बट स्टिल इतना टोटल कर लिया था कि मैं जीत जाऊँ कंपटीशन। लिफ्टिंग अंदर 99 से हो रही है, उसमें गुड और बैड पैचेस आए। शुरू के 5 साल बहुत अच्छे थे, बहुत रेगुलर कॉम्पिटिशन्स होते थे। पीपीएल का बड़ा मतलब उसमें उनका बड़ा इनिशिएटिव था कि उन्होंने बड़ा अच्छी तरह से हेड स्टार्ट लिया था। लेकिन फिर वो कुछ जारी बात है, कुछ पाकिस्तान के हालात भी ऐसे होते हैं कि बीच में कभी ब्रेक्स आ जाते थे। लेकिन अभी रिसेंटली जो अच्छी बात हुई है, कराची के अंदर सिंध में पावर लिफ्टिंग बड़े एक समझ लें कि बिल्कुल एक नए सिरे से ऑर्गेनाइज हुई है। और KDPA को ऑर्गेनाइज इस्टेब्लिश किया गया, कराची डिवीज़न पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन को। और मोहम्मद उमर उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। वो बहुत मेहनत करते हैं। अब ऑलरेडी चंद महीने हुए इस एसोसिएशन को बने हुए, तो उन्होंने कराची लेवल के 2 कॉम्पिटिशन करा चुके हैं। एक कराची पुश एंड पुल पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप, डेड लिफ्ट और बेंच का कंपटीशन। उसके बाद इन्होंने कुरंगी डिवीज़न की कुरंगी डिस्ट्रिक्ट की कराई। अभी डिस्ट्रिक्ट साउथ और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की पाइपलाइन में। फिर नवंबर में कराची का फुल 3 मीट जो है कंपटीशन, वो पाइपलाइन में। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कराची को उन्होंने इंगेज किया और सिंध को भी आगे हम इंगेज करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह अच्छा होगा मामला जी। एक रीज़न तो जेनेटिक्स भी किसी हद तक डेफिनेटली है, लेकिन पाकिस्तान में बड़े तगड़े लोग हैं, ऐसी बात ही। जो मेन रीज़न है ना जेनेटिक्स का, डेफिनेटली फ़र्क है। सबसे बड़ा जो फ़र्क है वो स्ट्रक्चर का है। ट्रेनिंग स्ट्रक्चर उनका बहुत ऑर्गेनाइज है, उधर कोचिंग बहुत साइंटिफिक है। कॉलेज लेवल से यूनिवर्सिटी लेवल से उनके पास बड़े अच्छे सेटअप्स हैं पावर लिफ्टिंग के। साइंटिफिकली इस गेम को सीखने वाले और सिखाने वाले हैं। ओवरऑल एनवायरनमेंट का फैक्टर है। स्ट्रेस ज़्यादा है यहाँ पर लोगों को, बेचारों को। अपना मेरे ऐसा बंदा जो पावर लिफ्टिंग करता रहे, तो पहले हम अपनी रोज़ी रोटी की, घर की फ़िक्र करते हैं, बाद में पावर लिफ्टिंग का सोचते हैं। फिर हमारा डेफिनेटली हमें ज़्यादा काम करना पड़ता है। यूज़ टू वर्क एवरेज 11 to 13 आवर्स अ डे, जब मैं कंपेटिटिव डेज़ में भी था, तो उस तरह रिकवरी नहीं होती। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। किसी हद तक एक परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स का भी एक फैक्टर है, क्योंकि ये गोरे बहुत तेज़ होते हैं, ये लेते हैं ये चीज़ें और फिर मासूम भी बन जाते हैं। अभी कुछ अर्से पहले USPLA जो है वो यूनाइटेड स्टेट पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन, जो कि IPF की ही एक उनकी एफिलेटेड बॉडी है अमेरिका में, तो कुछ अर्सा पहले उसको बैन कर दिया गया था कि उनके लिफ्टर्स इतने ज़्यादा पकड़े जा रहे थे। साल में अगर 3 लिफ्टर से ज़्यादा आपके पॉजिटिव हो जाए डोपिंग में, तो एसोसिएशन को बैन किया जाता है 1-2 साल के लिए, समथिंग लाइक दैट। तो ये भी सारे फैक्टर्स हैं, मिल मिला के सब फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं। अदील भाई, फ़र्क ठीक ठाक पड़ता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि कोई सप्लीमेंट ऐसा नहीं जो जादू करे, लेकिन स्टेरॉइड जादू करते हैं, क्योंकि आप सीन इट। लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। आमतौर पे यूरोपियन से अमेरिकन इसलिए इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से कर लेते हैं और ज़्यादा लॉन्जेविटी रहती है उनकी, कि वो इसको बहुत साइंटिफिक वे में करते हैं। हमारे यहाँ इतनी अंडरस्टैंडिंग आम तौर पे नहीं है। तो स्टेरॉइड्स या और दूसरी जो परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स होती हैं, फार्मास्यूटिकल एड्स होती हैं, वो एकदम आपको ऊपर तो लेके जाती है। जिस तरह आपने कहा 100 किलो कर रहा है, अब मतलब गिवन मतलब यानी एक एवरेज अगर सिनेरियो की हम बात करें, तो अगर 100 किलो पे कोई ट्रेनिंग कर रहा है और वो ऐसी एनाबॉलिक्स यूज़ करता है, अब मैं इसकी डिटेल में जाए बगैर के क्या यूज़ करता है और कितना यूज़ करता है, तो एक अगर बंदा कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करता है, तो ऑन एन एवरेज ही मे एंड अप डूइंग 125 किलो इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। हो सकता है 3 महीने में इस वेट को टच कर ले, जो कि आम हालात में पॉसिबल नहीं होता। लेकिन फिर ये होता है कि क्योंकि हम लोग इधर मैंने ऐसे लोग देखे जिन्होंने, जैसे कहते हैं ना, अन्नेवाह यूज़ किया ये,
वो जब उनको मज़ा लगता है तो फिर वो उसको टेपर ऑफ नहीं करते और फिर वो मतलब उस प्रोटोकॉल को उनको फॉलो नहीं करते जिसके होते हैं। मैं तो वैसे उसके ख़िलाफ़ हूँ, उसके भी ख़िलाफ़ हूँ। और फिर होता ये कि बॉडी जो है वो फिर उसके बाद उस साइकिल पे वो उस तरह का रिज़ल्ट ही देती है, उससे ज़्यादा आपको डोजेज इंक्रीज़ करनी पड़ती है। तो इट्स लाइक अ ट्रैप। फिर इसके डेफिनेटली कुछ हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो आपके हार्ट पे, आपके ओवरऑल आपकी हेल्थ पे अच्छे असरात नहीं डालते। ये मसले होते हैं। फिर एक प्रॉब्लम इसके साथ और होता है कि यूजुअली जो नेचुरल एथलीट होता है उसकी कंपेटिटिव एज लंबी होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि बड़े लेवल के जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं, मतलब आप वर्ल्ड लेवल के देख लें, ओलंपिक लेवल के देख लें, तकरीबन उसमें इस्तेमाल होता है। वो उन दिनों छोड़ दें वो एक अलग बात है, लेकिन जो इस लेवल की परफॉर्मेंस है ये पीडीज़ के बगैर मुमकिन नहीं होती। लेकिन ये कि आप लॉन्ग टर्म में इसके करीब करीब पहुंच सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है, मसल मैच्योरिटी आते आते टाइम लगता है। और अक्सर ये भी होता है कि स्टेरॉइड्स या अगर आप ऐसी फार्मास्यूटिकल्स यूज़ कर रहे हैं तो उससे इंजरी का भी चांस बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी जो क्रॉस सेक्शनल मसल एरिया होता है उसमें एकदम उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है उसकी। लेकिन जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं वो अपने टाइम से स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा, आजकल बड़ी कॉमन है वीडियोस के बेंच प्रेस करते हुए पेक्टोरल डिटैच हो गया, या डेडलिफ्ट करते हुए या बाइसेप कर्ल्स करते हुए बाइसेप डिटैच हो गया। वो यही होता है कि मसल्स में जान आ जाती है, लेकिन टेंडन्स जो होते हैं जिन्होंने हड्डी और मसल को जोड़ा होता है, जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं वो अपने टाइम से स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो वो प्रीमेच्योरली आप उन पर इतना वेट डाल देते हैं तो इंजरीज हो जाती हैं। ये सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। बहरहाल अगर आपने अपना स्पोर्ट इंजॉय करना है लॉन्ग टर्म, तो बेहतर ये कि अगर आप 40s 50s में भी अच्छी डिसेंट स्ट्रेंथ एंजॉय करें तो फिर आप नेचुरली चलें तो बेहतर है। अदील भाई, ये तो सवाल ऐसा कि किसी को जैसे मुसलमान करा रहे हो। पहली बात तो ये कि अगले की अपनी चॉइस है, अगर वो पावर लिफ्टिंग नहीं करना चाहता है तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट, वो बॉडी बिल्डिंग कर लें। फ़र्क मैं आपको समझा देता हूँ दोनों का। देखें, बॉडी बिल्डिंग जो है बेसिकली वो मसल्स को डेवलप करना है, एक एस्थेटिक इमेज क्रिएट करना है आपने। मतलब मसल्स ना सिर्फ बड़े हों, बॉडी बिल्डिंग इज़ नॉट अबाउट ग्रोइंग अप मसल्स, इट्स अबाउट बिल्डिंग अप अ ब्यूटीफुल बॉडी। सिमेट्री हो, प्रोपोर्शन हो, मसल जो है आपके एक सर्टन हद तक उनका साइज़ हो, एक सर्टन हद तक वो लीन हो, तो फिर खूबसूरत लगता है बंदा। मसल डेवलपमेंट दोनों खेलों में होती है, पावर लिफ्टिंग में भी होती है और बॉडी बिल्डिंग में भी होती है। लेकिन ये मसल डेवलपमेंट थोड़ा सा साइंटिफिकली अगर इसको जाऊँ बहुत ज़्यादा डिटेल में जाए बगैर, तो मसल जो गेन होता है जिसको हम हाइपरट्रोफी बोलते हैं। तो हाइपरट्रोफी दो तरह की होती है, सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रोफी होती है और मायोफिब्रिलर हाइपरट्रोफी होती है। सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रोफी होती है कि जैसे मसल सेल है, आप सब लिए कंटेनर है, उसके अंदर कुछ डंडियाँ हैं जो मायोफिब्रिल्स हैं, बेसिक जो मसल प्रोटीन्स हैं। वो जो प्रोटीन्स होती है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स बोलते हैं उनको, तो वो न्यूट्रिशनल फ्लूइड के अंदर डूबी हुई होती है। तो बॉडी बिल्डिंग में जो सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रोफी होती है वो ये होती है कि उस कंटेनर का जो अंदर जो फ्लूइड है उसको ज़्यादा कर दिया तो कंटेनर बड़ा हो जाए। जबकि पावर लिफ्टिंग या वेट लिफ्टिंग या कोई ऐसा स्पोर्ट जिसमें आप स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, उसमें जो हाइपरट्रोफी होती है वो इस तरह की होती है कि कंटेनर का साइज़ तकरीबन वही रहेगा, लेकिन जो बीच में डंडियाँ प्रोटीन की जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन की जो फाइबर्स हैं, वो उसकी तादाद में इजाफा हो जाता है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल जो कॉन्ट्रैक्शन की जो होती है सलाहियत वो बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ आपकी इन्हांस होती है। पावर लिफ्टिंग में जो है वो ज़्यादा मायोफिब्रिलर हाइपरट्रोफी होती है और बॉडी बिल्डिंग में ज़्यादा सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रोफी होती है। दोनों में दोनों है, लेकिन एम्फेसिस ज़्यादा स्पोर्ट्स के हिसाब से बढ़ जाता है। तो अब आपकी पसंद है। अगर कोई बंदा, मतलब मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगता था कि एक डिसेंट फिजिक होनी चाहिए, उसके साथ अगर आपने स्ट्रेंथ नहीं है तो मुझे वो कोई चीज़ अट्रैक्ट नहीं करती। तो आपकी अपनी चॉइस है। कुछ लोगों को स्ट्रेंथ से कोई सरोकार नहीं होता, वो बोलते हैं यार बस बॉडी अच्छी होनी चाहिए, तो उनके लिए बॉडी बिल्डिंग है। अब आप जो चूज़ करना चाहें वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन ये कि पावर लिफ्टिंग जो है वो डेफिनेटली एक ऐसा स्पोर्ट है जिसके अंदर एम्फेसिस जो होता है वो स्ट्रेंथ पे होता है। और किसी बंदे की जो ट्रूली जिसे कहते हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड जो है स्ट्रेंथ को नापने का, वो ये 3 बड़ी लिफ्ट्स होती हैं, स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट। और ना सिर्फ पावर लिफ्टिंग की अच्छी बात है कि ना सिर्फ ये खुद एक स्पोर्ट है, बल्कि ये बाकी स्पोर्ट्स के लिए भी एक स्ट्रेंथ बेस मुहैया करता है। यानी कि एक स्ट्रेंथ डेवलपिंग सिस्टम भी है जो बाकी स्पोर्ट्स की इन्हांसमेंट में मदद देता है। यानी अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो और आप साथ में अगर पावर लिफ्टिंग शुरू कर देते हैं और बेसिक 3 लिफ्ट ट्रेन करते हैं,
तो डेफिनेटली क्रिकेट में जहाँ जहाँ आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी उधर ही आपको केटर करेगी आके। आपके शॉट ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, आपकी बॉलिंग ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, आप जंप ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे। ये हमारे यहाँ अक्सर ही कहा जाता है हैवी वेट और लाइट वेट। मैं आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर करता हूँ और शायद आपके लिए भी हैरान कौन हो, लेकिन कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। देयर इज़ नो सच थिंग एज हैवी और लाइट। ये रिलेटिव टर्म है, एक रिलेटिव टर्म है। मतलब हर बंदे के लिए हैवी क्या है, लाइट क्या है, हर बंदे के हिसाब से अलग होता है। किसी बंदे के लिए 100 किलो बहुत लाइट है, किसी बंदे के लिए 100 किलो जो है वो लाइफ टाइम एक ड्रीम है, ठीक है। तो हैवी अगर आप कह रहे हैं तो हैवी से एक्चुअली कोई हम एक फ़िक्स नंबर नहीं दे सकते। लेकिन आप कह रहे हैं कोई बंदा शुरू करना चाहे 40 साल की उम्र, बिल्कुल शुरू करे। जो उसके लिए चैलेंजिंग है वो उस वेट के साथ शुरू करेगा। वो डेफिनेटली अगर आपका उसको अच्छा कोच है या किसी बंदे से आप ऐसे बंदे से जिसको एक्सपीरियंस हो, आपको बेहतर तरीके से गाइड करेगा। तो बहरहाल अगर डेफिनेटली अगर 40 साल में शुरू करेगा तो शायद वो कभी चैम्पियन ना बन सके, लेकिन जो उसकी मौजूदा हालत है, अगर साल 2 साल 3 साल वो पावर लिफ्टिंग की ट्रेनिंग करता है तो उस हालत से डेफिनेटली बहुत बेहतर उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ओवरऑल जॉइंट स्टेबिलिटी, उसकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। तो मतलब यानी कि हम इसको सिर्फ यही नहीं ज़हन में रखेंगे कि पावर लिफ्टिंग का मतलब ज़रूरी है कि यार 200 किलो से स्क्वाट करो और 150 किलो से बेंच करो। ज़रूरी नहीं है। हर बंदे के लिए एक उसके लिए जो चैलेंज है उसका डिफरेंट है। जैसे कहते हैं डिफरेंट स्ट्रोक्स और डिफरेंट फोक्स। एक बंदा जो बिल्कुल कमज़ोर हो रहा है, जिसके मसल्स एट्रोफाई हो रहे हैं टाइम के साथ साथ, सार्कोपीनिया का शिकार हो गया, वो अगर शुरू करता है अपने मसल्स बचा लेता है, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा लेता है, तो उसके लिए सक्सेस है। तो डेफिनेटली पावर लिफ्टिंग इसमें हेल्प करती है। पावर लिफ्टिंग अच्छी बात है, ज़रूर करें। एक चीज़ सिर्फ मैं कहना चाहूँगा कि हर उस चीज़ पे यकीन ना करें जो आपको इंटरनेट पे मिल रही है, क्योंकि बहुत सारा जहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारा क्रैप भी है इसमें। तो अक्सर लोग वो मिसगाइड हो जाते हैं। तो पहली चीज़ हुई कि कोशिश करें कि अगर आप किसी चैनल को, किसी यूट्यूब पे किसी कंटेंट को फॉलो कर रहे हैं तो वो ऑथेंटिक हो, यानी उस बंदे का अपना कोई कंट्रीब्यूशन हो पावर लिफ्टिंग के अंदर। और अगर आप किताबें मुहैया आपको हो जाएं तो नथिंग लाइक इट। अच्छी बुक्स आप पढ़ें, 2-3 अच्छे नाम हैं जिनको आप फॉलो करें। मैं अभी किसी को रेकमेंड नहीं कर रहा, आप खुद देखें। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं मुझसे कर लें, मैं हेल्प कर सकता हूँ इसमें आपकी। तो और दूसरी चीज़ ये है कि कोशिश किया करें कि कॉपी पेस्ट रूटीन्स ना किया करें। अब जो बंदा एक अमेरिकन चैम्पियन है या रशियन चैम्पियन है या कोई यूरोपियन चैम्पियन है, तो उसकी रूटीन डेफिनेटली आप वो ज़रूरी है कि आपको सूट करे। जेनेटिक मेकअप, एनवायरमेंटल क्लाइमेट, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती है। मे बी वो नेचुरल ना हो, मे बी वो उसके कुछ सर्कमस्टेंसेस अलग हो। तो आप वो चीज़ लेके चलें जो बेसिक है, सबके लिए है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में ना जाएं। और ट्रायल एंड एरर आप खुद देखें, जो चीज़ आपको सूट करिए उसको लेके चलें। और अगर आपके आसपास कुछ सीनियर है तो उससे मशवरा ज़रूर लें। 1.5 साल में आप इस काबिल हो जाते हैं कि अपनी बॉडी को समझ जाए। अगर आप पढ़ते हो, स्टडी करते हो, आपको खुद समझ में आ जाता है कि आपकी बॉडी किस चीज़ पर रिस्पॉन्स करती है और किस चीज़ पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करती।